देश में सबसे ज्यादा फोकस जिस राज्य पर होना चाहिए था वहां उसको लेकर उतना फोकस नजर नहीं आया और यही कारण रहा कि वहां पर आंकड़े बढ़ते चले गए और अब जो स्थिति है वो वाकई में विकट है। ऐसे हालातों में अभी जरूरत है संभलने की और लोगों से भी लगातार अपील है कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। प्रशासन जरूर कोशिश कर रहा है लेकिन फिलहाल ये जो कोशिशें हैं वो इतनी नहीं हो पा रही महाराष्ट्र में या फिर नाकाफी साबित हो रही हैं। तो ऐसे में जरूरत है पूरी इस प्लानिंग में सुधार की और जरूरत है बाकी राज्यों से जो उदाहरण बाकी राज्यों ने पेश किए हैं वहां पर भी नजर डाली जाए ताकि लापरवाही वहां पर ना हो और जो लोग इस संक्रमण के चक्र में इस वक्त आ चुके हैं, इसकी चपेट में आ चुके हैं, वो अपने आप को जल्दी से जल्दी ठीक करें, मेडिकल टीम की सहायता से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और बाकी जो लोग हैं वो जरूर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, लगातार ध्यान रखें अपना और तमाम दिशा निर्देशों की पालना करें। देश में अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो उनमें महाराष्ट्र के बाद में तमिलनाडु में और फिर दिल्ली में, ये 3 टॉप 3 पूरे देश के ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। दिल्ली में क्या कुछ स्थिति है, हमारे सहयोगी अनुराग इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुराग, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु और फिर नंबर आता है दिल्ली का जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। ऐसी स्थिति में केजरीवाल सरकार की तरफ से क्या स्थिति इसको लेकर है, अभी क्या अपडेट है, क्या उनकी तैयारी है आगामी समय को लेकर? जी देखिए, अभी जैसा कि आपको मालूम है कि सब सियासत जो है पूरे बेड्स को लेकर शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने आज फाइनली, जो दिल्ली सरकार की कैबिनेट है उसने ये फैसला लिया है कि जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत जितने भी 36 के करीब अस्पताल हैं वो आते हैं, उनके सारे बेड्स जो है दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। उसमें बाहर का कोई व्यक्ति, बाहर का कोई पेशेंट है, उसमें कोविड का जो पेशेंट है, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनका इलाज दिल्ली से बाहर के लोगों का नहीं होगा। वो दिल्ली के जो लोग कोरोना से संक्रमण होकर इलाज के लिए आएंगे, सिर्फ उन्हीं के लिए ये व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि लगातार जिस ढंग से मामले बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हाफ सेंचुरी 7-8 दिन में पूरी हो जाएगी। और हालांकि उसमें ठीक होने वालों का भी आंकड़ा बहुत बढ़ा है, लेकिन संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है, उसका जिस दिन से प्रसार हो रहा है, उसको लेकर दिल्ली सरकार आशंकित है। उसको ये मालूम है कि जो 30,000 बेड का दावा था वो आने वाले समय में 20 जून या 25 जून के बाद वो 30,000 बेड भी कम पड़ने वाले हैं। इसलिए अभी से व्यवस्था बनानी शुरू कर दी गई है। जो और अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं या जो नेशनल लेवल के जितने हॉस्पिटल्स हैं जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो सफदरजंग हो, आरएमएल हो या एम्स हो, वो उनमें जो है बाहर के लोगों का इलाज हो पाएगा। वो केंद्र सरकार चाहे तो उनको अलाउ कर सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार ने स्पष्ट रूप से कर दिया कि जो आइडेंटिटी ग्रुप होगा और जो रेजिडेंस ग्रुप होगा, उसके आधार पर दिल्ली के जितने अस्पताल हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत हैं वो उनको रिजर्व किया जा रहा है। क्योंकि आने वाले समय को देखते हुए जो आशंकाएं जताई जा रही थी, चाहे वो डायरेक्टर एम्स के द्वारा, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया द्वारा, या फिर अन्य जो एक्सपर्ट्स हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र के, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि जून के लास्ट तक ये एकदम पीक पे आएगा और जुलाई तक ये पीक पे रहेगा। तो जुलाई और जून बहुत क्रिटिकल है और दिल्ली और मुंबई में जिस दिन से प्रसार बढ़ रहा है, कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसको लेकर बहुत चिंता जताई जा रही है। तो ये सब चीजें बहुत, नोएडा में भी स्थितियां बहुत धीरे धीरे खराब हो रही हैं। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी में 400 से ऊपर केस एक दिन में आने अब शुरू हैं, क्योंकि ये आरोप लग रहा था कि यूपी सरकार उतना टेस्टिंग नहीं कर रही है। तो अगर टेस्टिंग यहाँ पे लगातार होने लगे तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी। अनुराग, नोएडा में गर्भवती महिला की मौत की भी खबर सामने आई है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही असंवेदनशील एक जो रवैया अस्पतालों का है, उसका एक चेहरा जो इनसेंसिटिव जो चेहरा है, असंवेदनशील जो अस्पतालों का जो चेहरा है डॉक्टरों का, वो एक सामने आया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला रहा कि 10 घंटे तक वो महिला भटकती रही, उसका पूरा परिवार, उस महिला को, वो प्रेग्नेंट लेडी थी और सुबह 7 बजे से वो ESIC अस्पताल से उसकी वो सफर शुरू हुआ चिकित्सा करवाने का। वहां से उसको रेफर किया गया जिला अस्पताल नोएडा
और उसको सांस लेने में तकलीफ थी। उसके बाद एक और लोकल अस्पताल नोएडा, वहां गई। उसके बाद फोर्टिस, मैक्स, सब जगह से मना होने के बाद शारदा अस्पताल, जेपी अस्पताल, तो ये सारे सुभद्रा अस्पताल, ये सब शारदा अस्पताल, इन सब अस्पतालों में उसको एडमिट करने से इनकार कर दिया। एक अस्पताल ने तो उससे 4500 रुपए फीस तक ले ली। सबसे हैरानी की बात है कि उसके परिवार से 4500 रुपए फीस लेने के बाद भी उसे एडमिट नहीं किया गया और शाम 6:30-7 के करीब उसकी डेथ हो गई। और ये बहुत ही गंभीर मामला है, इतनी बड़ी लापरवाही का। जिलाधिकारी की नींद और उत्तर प्रदेश सरकार की नींद तब खुली है जब लगातार इस मामले पर मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू किया, तब जाके अब जिला प्रशासन की और उत्तर प्रदेश सरकार की नींद खुली है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अवनीश अवस्थी, उनको लगातार फोन करते, परिवार के लोग उनको फोन करते रहे, उनके स्टाफ को फोन करते रहे, शिकायत करते रहे कि किसी तरह से एडमिट कराइए, जान बचाइए। कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जिलाधिकारी जो नोएडा हैं, उन्होंने एक बड़ी टीम, सीएमओ और प्रशासन के लोगों के 3 वरिष्ठ अफसरों की टीम बनाई है। अब वो कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार लापरवाह लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ केरला में एक हथनी गर्भवती मारी गई, इतना हो हल्ला हुआ। नोएडा में एक महिला, एक इंसान की मौत हो गई, 2 इंसान की, वो गर्भवती महिला थी। लेकिन इतना असंवेदनशील रवैया देखकर बहुत हैरानी हो जाती है। दिल्ली में कई मामले आ गए। अब सरकारें कह रही हैं कि 1 लाख बेड की तैयारी है। अब आप सोचिए कितना गंभीर मामला है। कृपा जी, मैं आपको बताऊं कि 1 लाख बेड का दावा करने वाले उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य में एक महिला, एक गर्भवती महिला के लिए 1 बेड की जगह नहीं बना पाई। 10 अस्पतालों में वो घूमा होगा परिवार। उस 10 अस्पताल में, अरे कहीं आप इलाज के लिए उसको सांस लेने की दिक्कत थी। बिल्कुल, मतलब दावे हवा होते जा रहे हैं, दावे जरूर किए जा रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन ये धरातल पर नजर नहीं आते। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का ये दावा है कि निजी जो अस्पताल है उन पर सख्ती बरती जाएगी, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी, पर वो धरातल पर उतरता नजर आ रहा है आपको अनुराग दिल्ली में? देखिए, लगातार सरकारों का काम है दावा करना जी। ये जितनी दावे की बातें हैं वो सब अब हकीकत आपके सामने है। आप देख रहे हैं, हम आप लगातार 24 घंटे यही सब हकीकत, जो कड़वी सच्चाई है समाज की, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सरकारों की लापरवाहियां हैं, जो प्रशासन की लापरवाही है, अस्पतालों की लापरवाही है, हम लोग दिन रात करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अगर आप अपने स्वयं जागरूक होके इनके विरुद्ध आवाज नहीं उठाए तो आने वाले समय में बहुत तकलीफ होगी। सरकार तो अपना दावा करके चली जाती है, वो वोट ले लेती है, सरकार 5 साल तक आ जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि लोगों को तकलीफ हो रही है। हकीकत ये है कि ये ऐप और ये सब जो टेक्निकलिटीज में हम लोग तकनीकी जो जाल चक्र में और चक्रव्यूह में फंसा के लोगों को जो गुमराह करते हैं, लोगों को ऐप की जरूरत नहीं है, ये सरकारें समझ नहीं रही हैं। इस समय अभी सरकार ने, हालांकि दिल्ली सरकार का एक ये दावा है, आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद ये कहा गया कि एक दिल्ली सरकार का एक व्यक्ति जो जितने भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत जितने अस्पताल आते हैं वहां बैठेगा और वो 24 घंटे ये इंश्योर करेगा कि कोई भी मरीज जो है बैरंग ना लौटे, एडमिट किया जाए। अब ये कितना, आज ये शुरू हुआ है, 4 महीने बाद ये मामला, ये एक्शन लिया गया है। चलिए देर आए, अब इसका देखते हैं कि क्या परिणाम होता है, कितना सफल होता है वो व्यक्ति, कितना रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाता है। अनुराग, देखिए, कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, ये पूरे देश के अंदर इस वक्त एक संदेश एक प्रकार से चल रहा है और सीखना होगा भी, क्योंकि जो स्थितियां, विकट परिस्थितियां बनी, उसके बाद में लोगों का सपोर्ट जरूर मिला, पर इन हालातों में क्या लापरवाही की जा सकती है? क्या पीछे कदम हटाए जा सकते हैं? व्यवस्थाएं जो हैं वो भी लगातार आगे बढ़नी चाहिए। अगर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा तो यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, जो सख्तियां थी, उन सख्तियों की भी बेहद जरूरत है। यहाँ पर वहां मुस्तैदी अगर नहीं होगी, वहां अगर लापरवाही अब हो जाएगी ऐसे स्तर पर जाके, तो ये पूरे देश के लिए बड़ी चुनौती होती है। जी बिल्कुल, ये आपने इतनी बढ़िया बात ये कही है। ये क्या सरकार में बैठे लोग या अधिकारी जो कि अपने ऑफिसेज में दिन रात मीटिंग सिर्फ करते हैं, उनको ये व्यवहारिक पक्ष समझ नहीं आ रहा है कि अगर आप रणनीति नहीं बना पा रहे हैं, आप न श्रमिकों को लेकर कोई रणनीति बना पाए, उसमें आपको जुडिशरी का डंडा जो है पड़ रहा है, तब आप उस पर अलर्ट हो रहे हैं। आप कह तो रहे हैं कि आपने 430 ट्रेनें चला दी, 1000 ट्रेनें चला दी, 75 लाख लोगों को पहुंचा दिया, लेकिन 75 लाख लोगों को पहुंचाया, लेकिन उसके सामने सच्चाई ये है, अगर रेशियो वाइज देखा जाए
तो ये भी सच्चाई है कि 4 करोड़ लोग पैदल गए हैं। ये क्यों नहीं देखती सरकार? क्या अपने पास व्यवस्था नहीं है? क्या सरकार, भारत देश इतना कमजोर है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हमारा खराब है कि हम अभी 4 करोड़ लोगों को हम जो है कम्यूट नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह? क्या इतना ये लापरवाही? एक गर्भवती महिला, एक अगर गरीब आर्थिक रूप से कमजोर परिवार 10 अस्पतालों में भटक रहा है, तो ये जितने राजनेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनको मुझे लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने छोटी सी घटना पे, या कोई रेल मंत्री छोटी सी घटना पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एक घटना हुई थी, इतने लोग, लेकिन अभी असंवेदनशील हो गए हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको मालूम है कि सत्ता बनी रहेगी तो बाकी तो सब चकाचक है। अब सवाल ये उठता है कि आपने कार्रवाई कर दी, अब कार्रवाई से उस जीवन, वो एक जो शिशु, जो बच्चा उस महिला के गर्भ में पल रहा था, या उस महिला की जान वापस नहीं आएगी। इतनी बड़ी लापरवाही आपने क्यों नहीं? बिल्कुल अनुराग, राजनीति से परे होकर अब कदम उठाने होंगे, उस सोच को बदलना होगा। अब जो हालात देश में है, पिछले 70 दशकों में ऐसे हालात नहीं थे, इसलिए अब अलग स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपनानी होगी। राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप हैं उनसे दूर हटना होगा, उस लालच को भी छोड़ना होगा जो लिए चले जा रहे हैं कुछ नेता लगातार। तो ऐसे में जरूरत है बड़े कदम उठाने की और दिशा निर्देशों को लगातार उनकी पालना करने की, उनकी मॉनिटरिंग करवाने की भी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई और पूरी खबर का विश्लेषण भी किया।